गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर 4 आज शुरू कर रहे हैं और आपको बता दें कि बहुत जल्दी आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का सिलेबस पूरा होने वाला है। सो लेट अस बिगिन चैप्टर 4 ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, फ्रिक्शन। अब हम समझते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्रिक्शन। अब देखिए कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है फ्रिक्शन, इसका मतलब क्या है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कभी भी किसी भी प्रकार के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है उसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक आपने ये दोनों हाथ लिए और सर्दी में हम लोग क्या करते हैं, सर्दी में दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत सर्दी लगती है, बचने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट वी डू एक्चुअली, इन दोनों हाथों के बीच को जब हम इस प्रकार से रगड़ते हैं तो हमारा ये हाथ और ये हाथ, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन डेवलप होता है। और रिलेटिव मोशन को विरोध करने के लिए, रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए इसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। इसके विपरीत अगर हम दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें, दाएं बाएं ले जाएं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों हाथों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर किसी फ्लोर पर एक बक्सा रखा हुआ है और बॉक्स को आप धक्का देके सरकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस बॉक्स के नीचे का सरफेस और ग्राउंड के बीच में एक फोर्स काम करेगा, फ्रिक्शन, जो बॉक्स को सरकने से रोकेगा। क्योंकि ग्राउंड और बॉक्स के बीच में क्या डेवलप हो रहा है? ग्राउंड और बॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन डेवलप हो रहा है। सो वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन, देयर इज ऑलवेज अ फोर्स जो उस रिलेटिव मोशन को, उस सापेक्ष गति को रोकता है, सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो दो सतहों के बीच में अगर किसी भी प्रकार की सापेक्ष गति हो रही है तो उसका विरोध करता है। तो अगर इंग्लिश में कहेंगे तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। अब चूंकि फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कभी भी किसी भी प्रकार के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो फोर्स होने के नाते जो फ्रिक्शन है, हम कहेंगे कि फ्रिक्शन क्या है। सो फ्रिक्शन को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन को हम लोग समटाइम फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं, और कभी कभी बहुत साधारण अगर हम कहेंगे तो फ्रिक्शन को हम फ्रिक्शन ही कह देते हैं। तो इसको हम फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं और फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन एक फोर्स है, इसलिए इसकी यूनिट जो एसआई यूनिट होगी वो न्यूटन में होगी। न्यूटन में, यानी कैपिटल एन इसका, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि let us understand what are the types of friction। फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है? देखिए, फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज फ्रिक्शन ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा होता है फ्रिक्शन ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसको और अब हम बारीकी समझते हैं। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो रुकी ही बॉडी को, किसी भी स्थिर वस्तु को चलने से रोकता है। एक बात, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है कि यदि कोई वस्तु चल रही है, मूव कर रही है, अंडर मोशन है, गति कर रही है, तो उसको भी गति करने से रोकता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं। यदि कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है, एक बॉक्स फ्लोर पे रखा हुआ है, आप बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, बॉक्स अभी अपनी जगह से हिला नहीं है और आप फिर भी धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर बॉक्स क्यों नहीं हिला? क्योंकि आप जो जितना धक्का दे रहे हैं, ग्राउंड और बॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो आपके फोर्स से अभी अधिक है। और उस दौरान चूंकि बॉक्स अभी मूव नहीं किया है, आप फिर भी धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, बॉक्स स्टिल हैज नॉट मूव्ड। तो इस दौरान जो फ्रिक्शन काम कर रहा है बॉक्स में और फ्लोर के बीच में, दिस इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये दूसरा फ्रिक्शन कौन सा है? दूसरा फ्रिक्शन पिक्चर बच्चों तब आता है जब बॉक्स मूव करना शुरू कर देता है। अब आपने मान लीजिए धक्का देके इतना फोर्स लगा दिया कि वो फोर्स बॉक्स के जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन था उससे भी ज्यादा था। आखिर फ्रिक्शन की एक सीमा होती है, उससे ज्यादा तो विरोध नहीं कर सकता। आपने जब उससे भी ज्यादा फोर्स लगा दिया तो बॉक्स मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन मोशन शुरू करने का मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन खत्म हो गया। जब बॉक्स ने मोशन करना शुरू कर दिया उस दौरान भी फ्रिक्शन काम कर रहा होता है, और उस फ्रिक्शन को कहते हैं
काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्थिर अवस्था में लगने वाले फोर्स को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और गति की अवस्था में लग रहे फ्रिक्शन को कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी स्टेट ऑफ रेस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टेट ऑफ मोशन काइनेटिक फ्रिक्शन। पर एक बात यहां पर आप नोट कर लीजिए कि द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, अर्थात स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है। इसीलिए बच्चों याद करो कि जब कोई चीज रुकी हुई है उसको पुश करके अगर धक्का देके सरकाना है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन इसके विपरीत अगर वो वस्तु एक बार सड़क गई तो उसको लगातार मूव कराने के लिए थोड़ा अपेक्षाकृत कम फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की अपेक्षा थोड़ी सी छोटी होती है। सो दिस वैल्यू इज स्मॉलर वैल्यू देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। सो आई थिंक इस फ्रिक्शन को लेके अब सारे तरह के आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए होंगे। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि फ्रिक्शन का आखिर कारण होता क्या है। फ्रिक्शन को हम कारण को जानेंगे उसके पहले हम जरा कुछ लाइनों को पढ़ लेते हैं कि सरफेसेस हैव द इर्रेगुलरिटीज। आप कोई भी स्मूथ सरफेस देखिए, आप कागज देखिए, टेबल देखिए, इवन आप कांच की सरफेस को देखिए, जो भी आप स्मूथ सरफेस की कल्पना कर सकते हैं, किसी भी तरह की सरफेस हो, आपकी क्लास का ब्लैक बोर्ड हो, आपकी मेज हो, इवन आपके मोबाइल फोन का भी जो यहाँ पर स्क्रीन है, हर सरफेस पर कुछ ना कुछ खुरदुरापन, कुछ ना कुछ रफनेस, कुछ ना कुछ सरफेस पर अनियमितता होती है। उस अनियमितता को ही हम सरफेस इररेगुलरिटीज कहते हैं। देखिए उसका एक बड़ा चित्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सरफेस ये टॉप की है जो कि एक बॉक्स है, एक सरफेस ये है जो कि फ्लोर है, और आप देखिए इस फ्लोर पे भी गड्ढे, ऊंचाइयां, पीक्स एंड वैलीज हैं। ऊपर के बॉक्स की जो बॉटम सरफेस है उस पे भी पीक्स एंड वैलीज हैं। तो कितनी भी स्मूथ सरफेस क्यों ना हो, दोनों के बीच में हर सरफेस की जो सरफेस होती है उस पर सरफेस इररेगुलरिटीज होती है, और सरफेस इररेगुलरिटी के कारण उसमें क्या क्या होते हैं, पीक्स, ऊंचाइयां, वैलीज, गड्ढे। तो हर सरफेस में पीक्स एंड वैलीज होती है। अब जब दो सरफेस आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करती है तो क्या होता है, ये पीक्स एंड वैलीज एक दूसरे में ऐसे करके फंस जाती हैं, और जब ये पीक्स एंड वैलीज ऐसे एक दूसरे में फंस गई, अब आप अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स इतना पर्याप्त अगर नहीं है कि इनकी लॉकिंग को खोल पाए, तो फिर ये फ्रिक्शन का फोर्स बॉडी को अपनी जगह से हिलने नहीं देता है। हाँ, यदि आपने इतना फोर्स लगा दिया कि इनकी वजह से जो लॉकिंग हो गई वो खुल गई, तो बॉडी स्टार्ट करना शुरू कर देती है। So the main cause of the friction between the two surfaces is what? When two bodies make the contact, their irregularities get interlocked. जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट करती हैं तो उनकी जो इररेगुलरिटीज होती है, उनके पीक्स होते हैं, वैलीज होते हैं, ऊंचाइयां, शीर्ष होते हैं, गर्त होते हैं, पीक्स एंड वैलीज एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाती हैं। और जब उन दोनों बॉडी को हम एक दूसरे के सापेक्ष अगर रिलेटिव मोशन कराने की कोशिश करते हैं तो वो इंटरलॉकिंग रिलेटिव मोशन नहीं होने देती, उसको रोक देती है। एंड दिस इज द रीजन ऑफ द फ्रिक्शन। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर वाइवा में भी आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन, तो आप कहेंगे जब भी दो सर्फेस आपस में संपर्क में होती है तो उन सर्फेसेस से पीक्स एंड वैल्यूज होती हैं, और वो पीक्स एंड वैल्यूज एक दूसरे में लॉक हो जाती हैं, और लॉकिंग के कारण ही बॉडी आपस में आसानी से सरक नहीं पाती। एंड दिस इज द रीजन ऑफ द फ्रिक्शन। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पहले हम स्टेटमेंट को जब पढ़ते हैं बाद में इसको समझते हैं। ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि हैवियर द लोड ऑन द बॉडी स्ट्रॉन्गर इज द फ्रिक्शनल फोर्स। क्या मतलब कि अगर बॉडी का लोड ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। आइए इसको समझते हैं। अब ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स का अपना कुछ वेट होगा। मान लीजिए आपने इस बॉक्स पे कुछ वेट और रख दिया, आपने इस पे कुछ भार और रख दिया, तो अब इसका कुछ भार और रखने से क्या होगा, इसका लोड बढ़ जाएगा। लोड बढ़ने के कारण क्या होगा, अगर आप इस ओर एक फोर्स लगाकर आप एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे हैं और एक्सटर्नल फोर्स F लगाकर इसको सरकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये है वो श्रीमान जी स्टैटिक फ्रिक्शन। ये इसको आगे बढ़ने से रोकेंगे, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये इसको आगे बढ़ने से रोकेगा। लेकिन इस फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है इसके कुल भार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो दिस फ्रिक्शनल फोर्स depends upon the load of the
बॉडी। तो अगर जितना ज्यादा यहाँ पर लोड लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर लोड यहाँ पे कम कर देंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी घट जाएगी। Therefore, heavier the load on the body, more is the friction. So this concept, तो जो फ्रिक्शन है वो सरफेसेस की इरेगुलरिटीज की वजह से होता है, नंबर एक। और अगर सरफेस पे बॉडी पे लोड ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी अपेक्षाकृत अधिक होगा। अब यहाँ पे बच्चों हम समझेंगे व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ बहुत ध्यान से आप समझिएगा, ये एक बच्चा है, ये किसी बॉक्स को पुश कर रहा है, तो इसका अपना जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। और ये फ्लोर पे, यहाँ पे जो फ्लोर है, ये फ्लोर इस बॉक्स को आगे बढ़ने से रोक रहा है क्योंकि यहाँ पे लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग हियर which is opposing the external force। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बॉक्स के नीचे की सरफेस पे पीक्स एंड वैलीज हैं, ग्राउंड पे भी पीक्स एंड वैलीज हैं, एंड दोनों पीक्स एंड वैलीज इंटरलॉक हैं। इसके फोर्स के बावजूद ये यहाँ से सरकने को तैयार नहीं है। सो दिस इज द स्टेट ऑफ स्टैटिक कंडीशन। क्या स्टैटिक? बॉक्स अभी चला नहीं है, बॉक्स रुका हुआ है। चूंकि बॉक्स रुका हुआ है तो बॉक्स स्टैटिक है, तो रुकी हुई अवस्था को स्टैटिक बोलते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं दैट बॉक्स इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। मेरी राइटिंग वैसे बहुत अच्छी, मैं माउस से लिख रहा हूं इसलिए वैसी आ रही है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी। सो दिस इज द स्टेट। तो ये स्टैटिक स्टेट में है और इस वक्त रुकी हुई अवस्था में जो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कार्य कर रहा है उसको ही कहा जाता है static friction. Now, suppose we push a box resting on the floor, but it does not move. मान लीजिए बॉक्स को हम धक्का दे रहे हैं लेकिन बॉक्स अभी चलायमान नहीं हुआ। The friction force between the बॉक्स और फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और जो इस बॉक्स के किसी भी प्रकार के विस्थापन का विरोध कर रहा है उसको ही बच्चों कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसमें ध्यान रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब बॉक्स ने अभी गति आरंभ नहीं करी है। तो बिना गति आरंभ किए हुए बॉक्स और फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन कार्य कर रहा है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कंटिन्यूज टू एक्ट टिल बॉक्स इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये स्टैटिक फ्रिक्शन तभी तक क्रियाशील रहता है जब तक ये बॉक्स स्थैतिक अवस्था में है, रुकी अवस्था में है। और स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग, ये बड़ी एक मजेदार बात है। सो नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब इसको समझते हैं कि मामला है क्या। तो मामला बच्चों ये है कि मान लीजिए ये बच्चा जो फोर्स लगा रहा है कुछ कैपिटल एफ फोर्स लगा रहा है और यहाँ पर जो ये फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन इतना है एफ एस, इसको एफ एस लगाते हैं। स्मॉल एफ का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, एस का मतलब स्टैटिक। अब मान लीजिए कि ये जो फोर्स है 25 न्यूटन का है, अर्थात ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और जब तक ये बच्चा 25 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा बॉक्स अपनी जगह से हिलने का नहीं। अब मान लीजिए जब बच्चे ने फोर्स आरंभ किया तो शुरू में तो कोई फोर्स नहीं था, तो जब ये फोर्स की वैल्यू 0 थी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू भी 0 थी। दैट मीन्स जब आप बॉक्स को धक्का नहीं दे रहे हैं तो ग्राउंड और बॉक्स के बीच में किसी भी प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। ओके, बच्चे ने अपना फोर्स बढ़ा के कर दिया 10 न्यूटन, तो कैपिटल एफ इज नाउ 10 न्यूटन। तो क्या होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू बढ़ा के कितना कर लेगा 10 न्यूटन। क्या मतलब कि जितना आपने फोर्स बढ़ाया उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू बढ़ा ली। आपने बढ़ा के 15 किया, उसने 15 कर लिया। आपने बढ़ाकर 20 किया, उसने बढ़ाकर 20 किया। आपने बढ़ाकर 24 किया, उसने बढ़ाकर 24 किया। और बॉक्स अभी तक हिला नहीं है, बॉक्स अभी भी रुकी हुई अवस्था में है। क्यों? क्योंकि बॉक्स तब तक नहीं हिल सकता जब तक बॉक्स पर 25 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा दिया जाता। दैट मीन्स this is the 25 Newton is the minimum force required by this child. That is the capital F. That is the external force. The minimum value of the external force required is 25 Newton. इसके पहले ये बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो मामला एक दूसरा बना कि जब तुमने कोई फोर्स नहीं लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0,
जब तुमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन, आपने 15 लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन 15 न्यूटन, आपने 20 लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मान को, अपनी वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ा रहा है और वो बाह्य परिस्थिति के साथ, एक्सटर्नल फोर्स के साथ एक समझौता करता चला जाता है। एक्सटर्नल फोर्स बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स दिस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, लेकिन इसके एडजस्टमेंट की एक सीमा होती है। तो सीमा हमने जैसे यहाँ पे ले ली 25 न्यूटन, तो मान लीजिए 25 न्यूटन तक तो बढ़ाता रहेगा। तो कभी भी अगर सवाल में ये पूछा जाए कि 10 न्यूटन का तुमने फोर्स लगाया और कितना स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तो आपने तुरंत पूछना है कि बॉक्स क्या अगर मूव किया है, बॉक्स अगर मूव नहीं किया है तो जितना मैंने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो चूंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग, ये अपने आप की वैल्यू को, अपनी वैल्यू को बढ़ाता रहता है, लेकिन इसके बढ़ाने की एक सीमा है। और ये वैल्यू चूंकि मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होती है, मैक्सिमम कहां तक होगी, जहां इसकी अधिकतम सीमा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो अधिकतम सीमा होती है उस फोर्स को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग वैल्यू। तो स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण ही कहते हैं। और बच्चों, हम जो कैलकुलेशन में जब भी इस्तेमाल करते हैं, हमेशा हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की सीमांत वैल्यू को, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को ही हमेशा हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और फॉर्मूले से भी हमेशा आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू प्राप्त होती है। जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो गई है, सो लेट अस अंडरस्टैंड द काइनेटिक फ्रिक्शन आल्सो। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या है। काइनेटिक फ्रिक्शन से वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि वस्तु चलायमान हो चुकी है, घर्षण सदैव कार्य करेगा। तो चलायमान कब हुई होगी, यानी इस बच्चे ने अगर अपना फोर्स सपोज करिए 30 न्यूटन लगा दिया, तो इस बच्चे का फोर्स अगर 30 न्यूटन हो गया, तब तो और स्टैटिक फ्रिक्शन की अधिकतम सीमा 25 न्यूटन थी, इसकी सीमा समाप्त, और इसने लगा दिया 30 न्यूटन, तो 5 न्यूटन ज्यादा लगाया, तो 5 न्यूटन ज्यादा लगाने की वजह से बॉक्स अपनी जगह से हिल जाएगा। और बॉक्स पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, 5 न्यूटन को बॉक्स के द्रव्यमान से भाग दे दोगे तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो इसका तात्पर्य है काइनेटिक फ्रिक्शन जब भी आएगा, इसका मतलब कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू, इसके सीमांत मान से अधिक है, और जिसके कारण बॉडी अब चलती है। सो लेट द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग। बॉक्स चल दिया है, बॉक्स कम्स टू रेस्ट इफ फोर्स इज विथड्रॉन। मान लीजिए कोई बॉक्स को आपने धक्का दिया, बॉक्स थोड़ा सरका, आपने हाथ हटा लिया, तो बॉक्स क्या होगा, कुछ दूर जाके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि चलायमान अवस्था में भी तो नीचे फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो फोर्स बिटवीन द मूविंग बॉक्स एंड द फ्लोर इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब कि सरकते हुए बॉक्स और फर्श के बीच में चलायमान अवस्था में जो घर्षण बल कार्य कर रहा है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये मैंने आपको पहले बताया था, स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा भाई। तो छोटे भाई की उम्र कम है, बड़े भाई की उम्र ज्यादा है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मान बड़ा होता है, परंतु काइनेटिक फ्रिक्शन का मान सदैव छोटा होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब पिक्चर में आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर कब आता है, वो इंटरवल तक पिक्चर में नहीं आता, क्योंकि इंटरवल तक तो कौन हीरो था स्टैटिक फ्रिक्शन। और इंटरवल के बाद जैसे ही गति आरंभ हुई वैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल थोड़ा छोटा होता है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बड़ा, काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड छोटा। स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा भाई। स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक रहता है, जब तक वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब पिक्चर में आता है, जब वस्तु गतिशील हो जाती है। तो नॉर्मली जो आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स में काइनेटिक फ्रिक्शन की स्थितियां कभी रहती हैं। आपको जहां भी फ्रिक्शन की वैल्यूज दी जाएगी उसका कोफिशिएंट दिया जाएगा, तो नॉर्मली वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है। अब हम जरा लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना और उसको समझ लें। हालांकि इस बात को अपने पिछली स्लाइड में समझ लिया है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये आपको आसानी से हमको समझ में आ गया आपको कि स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को हम सीमांत घर्षण कहते हैं। आई रिपीट, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। एक बात,
और मैंने आपको वो 0 न्यूटन तो 0 न्यूटन, 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स 15 न्यूटन तो ये 15 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन तो ये 20 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स 25 न्यूटन तो ये 25 न्यूटन। लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन हो गया तो ये 30 नहीं हो पाया, क्योंकि सीमांत घर्षण की, स्टैटिक फ्रिक्शन की सीमा आ गई, स्थैतिक घर्षण की अपनी सीमा आ गई, ये 25 से ज्यादा नहीं जा पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 तरह की स्थितियां बनती हैं एक्सटर्नल फोर्स और लिमिटिंग फोर्स में। यदि एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम यहाँ पर कैपिटल F कहेंगे, और स्थैतिक घर्षण, जिसको हम यहाँ पे स्मॉल s कहेंगे, अगर एक्सटर्नल फोर्स कम है और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ी है तो बॉडी चलेगी नहीं। इसका मतलब आपने तो लगाया फोर्स 10 न्यूटन का, और स्थैतिक घर्षण का जो सीमांत मान है वो है 25 न्यूटन, तो बॉडी क्या होगी? बॉडी नहीं चलेगी। हाँ, उस अवस्था में ये सीमांत मान 25 न्यूटन है, लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इस वक्त बॉक्स और फ्लोर के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स है, तो आप 10 न्यूटन बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सेल्फ एडजस्टिंग है ना। अभी तो आपने 10 लगाया है तो ये भी 10 होगा, जब तुम 10 से बढ़ोगे तब ये बढ़ाएगा। अब एक्सटर्नल फोर्स अगर बढ़ाकर 25 न्यूटन कर दिया, यहाँ पे 25 है, एक्सटर्नल फोर्स इज 25 न्यूटन और ये भी 25 है, तो अगर दोनों के दोनों 25 है तो बॉडी अब चलने की अवस्था में आ जाती है। बॉडी इज रेडी टू मूव, वो बिल्कुल अब गति पकड़ने की अवस्था में है। इट इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, तो इसको कहते हैं अबाउट टू स्टार्ट, यानी चलने की अवस्था में आ गई। नो एक्सटर्नल फोर्स, अब आपने एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स इज 30 न्यूटन, लेकिन आपके स्टैटिक फ्रिक्शन का जो अधिकतम मान है उसके सीमांत मान 25 न्यूटन है। तो बच्चों अब क्या होगा? अब गति आरंभ हो जाएगी, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो बॉडी में मोशन भी आएगा, और जो मोशन आएगा विद एक्सेलरेशन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन हैज 3 केसेस। नंबर 1, जब एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग से बड़ा है, छोटा है, यानी सपोज करिए आपने 5 न्यूटन 10 न्यूटन लगाया, लिमिटिंग वैल्यू 25 है, नो मोशन। आपका फोर्स 25, लिमिटिंग वैल्यू 25, बॉडी चलने के लिए तैयार, यस सर आई एम रेडी टू मूव। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन, 35 न्यूटन, 40 न्यूटन, लिमिटिंग वैल्यू 25, बॉडी विल मूव। और एक्सेलरेशन कैसे आएगा? जो डिफरेंस ऑफ फोर्स है, मान लीजिए 30 न्यूटन, तो 30 माइनस 25 5 फोर्स को, 5 न्यूटन फोर्स को बॉडी के मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। बहुत देर से हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे थे, आइए उसके फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं। सो द फ्रिक्शन के जो लॉस ऑफ फ्रिक्शन अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो व्हाट आर द लॉस? फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो सदैव अविलंब प्रतिक्रिया बल के मान के समानुपाती होता है। और आपको पता है कि अवलंब प्रतिक्रिया बल का मान, अगर क्षैतिज अवस्था में कोई वस्तु रखी है, मान लीजिए क्षैतिज अवस्था में कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, ये क्षैतिज अवस्था में, तो जो इसका वेट नीचे की ओर काम कर रहा होगा W, वही इसके R की वैल्यू हो जाएगी। तो जो घर्षण बल होता है वो किसी भी वस्तु के सतह द्वारा लगाए गए वस्तु पर जो प्रतिक्रिया बल होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। फ्रिक्शन फोर्स सदैव, हमने शुरुआत में बताया था कि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, सापेक्ष गति का विरोध करता है। हाँ, खास बात ये, इस पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, इसके फॉर्मूले में आपको कहीं भी एरिया नहीं मिलेगा। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, ये क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। एंड फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। जाहिर सी बात है, अगर 2 स्मूथ सरफेस होंगी फ्रिक्शन कम होगा, 2 खुरदरी सरफेस होंगी फ्रिक्शन अधिक होगा, उस पर निर्भर करता है। एंड ऑल्सो नोट कर लीजिए, फ्रिक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। आप अपने मैकेनिक्स वाले सर से पूछेगा कि सर अगर कांच की सरफेस के ऊपर एल्युमिनियम के टुकड़े को सरकाएं, कांच की सरफेस के ऊपर पीतल के टुकड़े को सरकाएं, कांच की सरफेस के ऊपर लकड़ी के टुकड़े को सरकाएं, हर स्थिति में फ्रिक्शन की वैल्यू बदल जाएगी। देयरफॉर फ्रिक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द बॉडी। अब आप इस फार्मूले को गौर से देखिए, यही वो फार्मूला है जो आपको इस चैप्टर में हर जगह पर इस्तेमाल करना है। फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रिक्शन F बराबर R। R क्या है? अविलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन। और ये रहा फ्रिक्शनल
कोफिशिएंट, ये रहा फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, घर्षण का गुणांक। तो इसको कहते हैं घर्षण का गुणांक। और घर्षण का गुणांक जो है, चूंकि ये एक बल है, ये भी एक बल है, तो बल बटे बल, तो ये कोई भी एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस नंबर होगा। इसका ना तो कोई विमा होगी और ना ही कोई इसका मात्रक होगा। म्यू की वैल्यू सरफेस पर दो सतहों पर निर्भर करती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में म्यू को म्यूएस कहते हैं, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू की वैल्यू तब म्यू के से दी जाती है। चूंकि स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है, इसलिए म्यू एस की मान म्यू के मान से भी बड़ा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में यहाँ पे एस लगेगा और यहाँ पर भी एस लग जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन है तो दोनों जहाँ पे एस लगा है वहाँ पे क्या आ जाएंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। दोनों में सेम फार्मूला, केवल म्यू का मान म्यू एस है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन देगा, ये म्यू के की वैल्यू रखी है काइनेटिक फ्रिक्शन देगा। चूंकि एफ एस की वैल्यू बड़ी होती है, इसलिए म्यू एस की वैल्यू भी म्यू के से बड़ी होगी। यही फार्मूला हर जगह आपको यूज करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग का मतलब सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण का मतलब घर्षण की अधिकतम सीमा, और घर्षण की अधिकतम सीमा तो स्थिर अवस्था में प्राप्त होती है। तो ये बच्चों आ गया फ्रिक्शन का फार्मूला स्टैटिक फ्रिक्शन का, कि एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। लिमिटिंग फ्रिक्शन का सबसे छोटा मान कितना होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का सबसे छोटा मान 0 होता है। वह तब होता है जब मेरे द्वारा वस्तु पर कोई भी बल नहीं लगाया जाएगा। सो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0, स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0। नोट कर लीजिए, और यह सवाल उसका पेपर में आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। Its magnitude increases with rise in the external force। अर्थात लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, बढ़ाने पर इसका मान भी बढ़ता है। क्योंकि ये देखिए, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ये अपना मान धीरे धीरे बढ़ाता है। नाउ बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग after external force attain certain value which is called the limiting friction। यानी कोई भी वस्तु तब सरकना आरंभ करती है जब वह बल का मान स्टैटिक फ्रिक्शन के अधिकतम मान से बड़ा हो जाता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन के ही अधिकतम मान को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, अर्थात सीमांत घर्षण। और इस फॉर्मूले से जो आपको मान प्राप्त होता है वो सीमांत घर्षण का ही मान आपको प्राप्त होता है। So Fs is the limiting friction, μs क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, अर्थात घर्षण का स्थैतिक घर्षण गुणांक, और R क्या है? R is the normal reaction। So with this यहां पर आप देखेंगे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये बच्चों पेपर में बहुत आता है, थ्योरी में आता था, अब ऑब्जेक्टिव में भी संभव इस पे सवाल आ जाएगा। घर्षण का कोण किसे कहते हैं? जरा इस फिगर को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सारे आप लोग कंसंट्रेशन यहाँ लाइए, मैं भी लाता हूँ। ये एक बॉडी रखी, इस बॉडी का वेट mg नीचे की ओर काम कर रहा है। ये सतह है, सतह हॉरिजॉन्टल है, यानी इसका रिएक्शन R ऊपर की ओर काम करेगा। R ऊपर की ओर लग रहा है, रिएक्शन फोर्स R। ये आप वह बल लगा रहे हैं, इसको सरकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी ये स्थैतिक अवस्था में है, अभी सरकना नहीं शुरू करी है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। ये Fs एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, एक फोर्स हो गया R, ये ऊपर की ओर दिखा दिया मैंने OB से। एक फ्रिक्शन फोर्स हो गया OA, ये फ्रिक्शन फोर्स मैंने दिखा दिया OA से। हमने यहाँ पर OBCA एक पैरेललोग्राम पूरा किया, एक समानांतर चतुर्भुज का निर्माण किया। जिस समानांतर चतुर्भुज पे बच्चों दो बल कार्य कर रहे हैं, R और स्टैटिक फ्रिक्शन Fs। जब इसको बनाया, इसका विकर्ण मिला दिया OC, और जो विकर्ण है ये R और Fs का परिणामी है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। दिस OC इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो लाइन OC है, ये अविलंब प्रतिक्रिया बल R और स्थैतिक घर्षण Fs का परिणामी है। तो अब क्या हुआ, ये जो OC लाइन है और लाइन OB, इनके बीच में जो कोण बन रहा है, इसको कहते हैं घर्षण का कोण।
दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। सो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ओसी, ये किसका रिजल्टेंट है ओसी? ये नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है। तो ये जो आपने इस पे इतना फोर्स लगाया है, इस पे ध्यान रखिएगा, जो आपने फोर्स लगाया है ये इतना फोर्स लगाया है कि स्थैतिक घर्षण अपने लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच गया, स्थैतिक घर्षण अपने सीमांत मान तक पहुंच गया। तो सीमांत घर्षण नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट ओसी है और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो कोण बनता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसको लैम्डा से हम डिनोट करते हैं। और आपको ये बता दें, अगर आप इस लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए और उस लैम्डा का आप टेंजेंट निकाल दीजिए, अर्थात tan लैम्डा। जो tan लैम्डा आएगा ये वैल्यू इस वस्तु और इस सतह के बीच में जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है उसका मान आपको दे देगा। तो कभी कभी किताब में सवाल के दौरान म्यू एस की वैल्यू डायरेक्ट नहीं देते टीचर्स, तो वो समटाइम आपको घर्षण गुणांक का मान देने के लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा की वैल्यू आपको दे देंगे कि साहब घर्षण कोण इतना है, तो आप घर्षण कोण इतना है तो उसका tan थीटा कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वो घर्षण गुणांक का मान हो जाएगी। सो टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो वेरी सिंपल, यहाँ से आप आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि घर्षण कोण का जो टेंजेंट होगा, यानी उस लैम्डा का आप tan थीटा निकाल दिए, tan लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू इसका स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान आ जाएगा। यहाँ पे एक कोण और आवश्यक है, एंगल ऑफ रिपोज, इसको कहते हैं झुकाव का कोण। अब देखिए, मान लीजिए एक क्षैतिज कोई एक हॉरिजॉन्टल बॉडी है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक ये बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है। लेकिन अब आपने क्या किया कि मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ये एक बॉडी है और इस बॉडी पर बॉक्स रखा हुआ है। अब ये तो आगे सरकेगा नहीं, अब हमने इसको धीरे धीरे तिरछा करना शुरू किया और जैसे जैसे धीरे धीरे तिरछा करना शुरू करेंगे एक ऐसी अवस्था आएगी जिस पर ये सरकना शुरू करेगा। देखिए करेगा सरका, जिस पे ये सरकना अब शुरू कर रहा है और जिस एंगल पर हॉरिजॉन्टल के जिस एंगल पर इसने सरकना शुरू किया इस बॉडी ने, उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज या झुकाव का कोण कहते हैं। सो द मिनिमम एंगल ऑफ ए प्लेन इंक्लाइंड विद हॉरिजॉन्टल, किसी सतह का कम से कम कोण क्षैतिज के साथ कितने झुकाव पर कि एक बॉडी जो उस पर अभी तक स्थिर अवस्था में रखी थी सरकना जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन और सरकना आरंभ करती है, उस कोण का अगर आप टेंजेंट निकाल लें, उस कोण का tan थीटा वाली वैल्यू निकाल लें, तो उसको हम कहेंगे उस कोण को हम कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और उस कोण का अगर आप tan थीटा के वैल्यू निकाल लेंगे तो वो कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये है वो झुकाव का कोण जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। सो एंगल ऑफ रिपोज इज डिनोटेड बाय फाई। और आप देख सकते हैं कि इस बॉडी का वेट mg नीचे की ओर काम करेगा, ये वैल्यू फाई है तो ये वैल्यू फाई होगी, ये w cos थीटा या mg जिसे w कह रहे हैं, w cos थीटा इधर काम करेगा, w cos फाई। इसका एक कंपोनेंट नीचे जिसको सरकाने का प्रयास करेगा वो हो जाएगा w sin फाई। इसके विरोध में यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। सीमांत अवस्था में इसका मान इसके मान के बराबर होगा। इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा म्यू एस इंटू आर। और आपको बता दें यहाँ पे आर की वैल्यू mg नहीं होगी, यहाँ पे आर की वैल्यू w cos फाई होगी। और जब यहाँ पर आप आर की जगह पे w cos फाई रख देंगे और इसके मान को इसके बराबर कर देंगे, w कट जाएगा, cos इधर आ जाएगा, ये बच जाएगा tan फाई और रह जाएगा इज इक्वल टू म्यू एस। सो एंगल ऑफ रिपोज का अगर आप टेंजेंट निकालते हैं तो आपको स्थैतिक घर्षण गुणांक प्राप्त होता है। और पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन घर्षण कोण का भी अगर आपने टेंजेंट निकाला है तो आपको स्थैतिक घर्षण गुणांक प्राप्त होता है। इससे क्या बात पता लगी? इससे ये बात पता लगी कि घर्षण गुणांक का टेंजेंट, झुकाव कोण का टेंजेंट
दोनों के मान आपको देते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। सो टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज गिव यू द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और अगले लेक्चर में आपको इसके न्यूमेरिकल कराए जाएंगे और बहुत जल्दी, कम से कम इतने न्यूमेरिकल आपको करा दिए जाएंगे कि आपको पेपर में किसी प्रकार का फ्रिक्शन को लेकर समस्या नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।